आप देख रहे हैं आज की आवाज, आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। बड़ी खबर है, उमेशपाल हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी। मेरठ से बड़ा खुलासा हुआ है, आरोपियों को डॉक्टर अखलाक के भतीजे ने फंडिंग की थी, ये जानकारी मिल रही है। अतीकुर रहमान ने पेटीएम से 50,000 रुपए भेजे थे, ये जानकारी मिली। साबरमती जेल से अतीक ने की थी बहनोई डॉक्टर अखलाक से बात और 75 सेकंड तक हुई थी अखलाक अतीक की बातचीत, ये कहा जा रहा है। एसटीएफ की जांच में दोनों के बीच बातचीत की जानकारी मिली। अखलाक के भतीजे अतीकुर रहमान को भी आरोपी बनाने की तैयारी है। और ये भी आपको बताया कि मामले में अतीक के बहनोई डॉक्टर अखलाक को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। उस पर शूटर्स को भगाने में मदद करने के साथ साथ पैसे देने का आरोप है। बमबाज गुड्डू मुस्लिम ने भी वारदात के बाद 5 मार्च को उसके घर पर पनाह ली थी, जिसका वीडियो सामने आया था। और इसी बीच में ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है अतीकुर रहमान को लेकर के, जो कि बताया जा रहा है डॉक्टर अखलाक का भतीजा जो फंडिंग कर रहा था। ये जानकारी मिली। उमेशपाल हत्याकांड को लेकर मेरठ से बड़ा खुलासा हुआ। अतीकुर रहमान ने पेटीएम से 50,000 रुपए भेजे थे, ये जानकारी मिली है। साबरमती जेल से अतीक ने बहनोई डॉक्टर अखलाक से बातचीत की थी, ये जानकारी। और इसी पर मेरे साथी सनोज जुड़ चुके हैं अधिक जानकारियों के साथ। सनोज, ये कौन है अतीकुर रहमान, इसको लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है, क्या खुलासा हुआ? देखिए, एसटीएफ की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, हर रोज कोई ना कोई नया बड़ा खुलासा हो जाता है। और खुलासा ये हुआ है कि जो बमबाज गुड्डू या और जितने भी उमेशपाल हत्याकांड में जो आरोपित हैं, उनमें जो डॉक्टर अखलाक मेरठ में अतीक के बहनोई हैं, उनका भतीजा अतीकुर रहमान है, उसके पेटीएम अकाउंट से 50,000 रुपए ट्रांसफर किए गए थे। और ये एसटीएफ की जांच में बात निकलकर सामने आई है। यानी पूरी प्लानिंग के तहत एक एक काम किया जा रहा था और किसी को कानो कान खबर नहीं लगी। इसी के साथ ही एसटीएफ की जांच में एक बात और निकलकर सामने आई है कि अतीक ने साबरमती जेल से डॉक्टर अखलाक से बात की थी और करीब 75 सेकंड की बात हुई थी। इस 75 सेकंड में क्या शूटर्स के लिए मदद मांगी गई थी, क्या उनके लिए फंडिंग मांगी गई थी, क्या कोई इशारा किया गया था या कोई और उसके पीछे की वजह थी, ये तमाम ऐसे बिंदु हैं कि जिन पर जो एसटीएफ है वो बेहद गहनता से जांच कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी जो पूरा मामला है कहीं ना कहीं चौंकाने वाला है कि डॉक्टर अखलाक के घर जो है बमबाज गुड्डू आके रुकता है, उसको फंडिंग होती है, उसको दूसरी जगह भेजा जाता है। डॉक्टर अखलाक की जो पत्नी आयशा नूरी, उनकी भी तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही हैं कि उन्होंने किस तरीके से गाड़ी और ये तमाम चीजें शूटर्स की मदद की। और उसके बाद अब डॉक्टर अखलाक का जो भतीजा है अतीकुर रहमान, उसके अकाउंट से 50,000 रुपए शूटर्स के अकाउंट में पेटीएम होना भी कहीं ना कहीं कुछ बड़ा इशारा कर रहा है। यानी जो खबर आप देखिए कि एबीपी गंगा ने पहले ही चलाई थी कि जो बड़े खुलासे हो रहे हैं डॉक्टर अखलाक और उनके पूरे परिवार को, इन चीजों से तस्वीर साफ होती जा रही है कि उमेशपाल हत्याकांड के बारे में इनको जानकारी थी, किस दिन इस हत्याकांड को अंजाम दिया जाएगा, कौन कौन शूटर्स होंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे, किस किस तरीके से उनकी मदद की जाएगी। तो अब जो कड़ियां दर कड़ियां जुड़ती जा रही हैं और हो सकता है कि जल्दी एसटीएफ कुछ और बड़े खुलासे करे डॉक्टर अखलाक का। जी सनोज, और अखलाक के भतीजे अतीकुर रहमान को भी आरोपी बनाने की तैयारी चल रही है, जल्द ही उसको आरोपी बनाया जा सकता है, ये भी जानकारी मिल रही है। शुक्रिया आपका सनोज पूरी जानकारी के लिए। चुनाव के लिए सपा कर सकती है उम्मीदवारों की घोषणा। उम्मीदवारों के नाम पर आज अखिलेश यादव मंथन करने वाले हैं। सपा कार्यालय में नेताओं के साथ नाम पर अखिलेश करेंगे चर्चा और बैठक में सपा के सभी बड़े नेता मौजूद रहेंगे, ये जानकारी है। आज देखिए, निकाय चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। उम्मीदवारों के नामों पर अखिलेश यादव आज मंथन करने वाले हैं। सपा कार्यालय में मीटिंग होगी, नेता वहां पर पहुंचेंगे तमाम बड़े समाजवादी पार्टी के, जिनके साथ में अखिलेश यादव करेंगे चर्चा। और ये कहा जा रहा है कि उम्मीदवारों की घोषणा हो सकती है। देखिए, निकाय चुनाव में सपा का प्लान क्या है वो आप समझिए। काबिल प्रत्याशियों पर अखिलेश की नजर लगातार टिकी हुई है। सपा कार्यालय में प्रत्याशियों के नामों पर मंथन आज होने वाला है और साथ ही जातिगत समीकरण के हिसाब से टिकट देने पर चर्चा होगी। एक एक सीट पर अखिलेश यादव मंथन कर रहे हैं। मंथन के बाद जल्द ही नामों का ऐलान भी हो जाएगा। दलित पिछड़ों की हिस्सेदारी देने पर जोर है, ये कहा जा रहा है। और इसी को लेकर अखिलेश यादव मंथन पार्टी मुख्यालय में आज करेंगे। अखिलेश यादव के सामने चुनौती क्या है? मेयर चुनाव जीतना सबसे बड़ी चुनौती है इस वक्त अखिलेश यादव के सामने, समाजवादी पार्टी के सामने। पिछली बार 16 में 14 सीटों पर भाजपा की जीत हुई थी और पिछले चुनाव में मेयर की 2 सीटों पर बसपा का कब्जा था। और साथ ही यूपी में सपा का एक भी मेयर नहीं है, ये भी आप जानिए। मेयर सीट पर कब्जा करने की कोशिश में समाजवादी पार्टी पुरजोर तरीके से जुटी हुई है।
और बात यूपी निकाय चुनाव की। निकाय चुनाव को लेकर आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। पहले चरण के लिए आज से 17 अप्रैल तक नामांकन चलेगा और इस पहले चरण में 9 मंडलों के 37 जिलों में प्रत्याशी नामांकन कर पाएंगे। लखनऊ, सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा, झांसी, प्रयागराज, देवीपाटन, गोरखपुर, वाराणसी मंडल के जिले में प्रत्याशी आज से नामांकन पत्र खरीद सकेंगे। इन जिलों के सीटों पर 4 मई को वोट डाले जाएंगे। 4 मई को वोटिंग होनी है और नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है आज से। पहले फेज के लिए आज से 17 अप्रैल तक नामांकन कर पाएंगे प्रत्याशी और पहले फेज में 9 मंडलों के 37 जिलों में प्रत्याशी अपना नामांकन कर पाएंगे। लखनऊ, सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा, झांसी, प्रयागराज, देवीपाटन, गोरखपुर, वाराणसी मंडल के जिले में प्रत्याशी नॉमिनेशन फाइल कर पाएंगे। इन जिलों के सीटों पर 4 मई को वोटिंग होनी है। 4 मई की तारीख जब वोट डाले जाएंगे और उससे पहले आज का दिन अहम, क्योंकि आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। पहले फेज के लिए 17 अप्रैल तक नामांकन चलेगा और 9 मंडलों के 37 जिलों में प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल कर पाएंगे आज से। अब देखिए, लखनऊ, सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा, झांसी, प्रयागराज, देवीपाटन, गोरखपुर, वाराणसी मंडल के जिले में प्रत्याशी नॉमिनेशन फाइल कर पाएंगे और 4 मई को फिर वो अहम दिन होगा जब वोटिंग का वक्त आएगा। 4 मई को वोट डाले जाएंगे। उससे पहले आज से 17 अप्रैल तक नॉमिनेशन फाइल कर पाएंगे प्रत्याशी। निकाय चुनाव को लेकर आज का दिन अहम, नामांकन की शुरुआत हो रही है। निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है, तारीखें सामने आ चुकी हैं। अब वोटिंग की प्रक्रिया होगी। उससे पहले नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। पहले फेज के लिए 17 अप्रैल तक ये नॉमिनेशन फाइल करने का वक्त होगा प्रत्याशियों के पास में और पहले फेज में ये आप जान लीजिए कि 9 मंडलों के 37 जिलों में प्रत्याशी अपना नामांकन कर सकेंगे। 9 मंडल हैं 37 जिलों के। 9 मंडलों के 37 जिलों में जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया है वो आज से शुरू हो रही है। देखिए, नगर निकाय चुनाव का मामला, सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट की सार्वजनिक और साथ ही पूर्वांचल में ओबीसी का प्रतिशत सबसे ज्यादा 42.19% है, जबकि मध्य यूपी के नगर निकाय में सबसे कम 27.55% है और पश्चिम यूपी में 37.53% है आबादी। आयोग का दावा है कि बिना त्रिस्तरीय आरक्षण व्यवस्था के ओबीसी की समुचित भागीदारी नहीं मिल सकती है। आयोग ने ओबीसी की आबादी अनुपात में आरक्षण का लाभ नहीं मिलने पर आपत्ति जाहिर की। आयोग ने यह माना है कि चक्रानुक्रम व्यवस्था से ओबीसी की आबादी को नहीं मिल पा रही थी भागीदारी। 511 पेज की इस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मिल चुकी है, जिसको सार्वजनिक कर दिया गया है। देखिए, पूर्वांचल में ओबीसी का प्रतिशत सबसे ज्यादा है 42.19% और साथ ही साथ मध्य यूपी के नगर निकाय में सबसे कम 27.55% है। ये बड़ी जानकारी और मेरे साथी अनुभव शुक्ला इसी पर अधिक जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं। अनुभव, सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग की जो रिपोर्ट थी उसको सार्वजनिक कर दी है, इसमें क्या कुछ बड़ी बातें हैं अनुभव? देखिए, बिल्कुल एक हफ्ते पहले हाईकोर्ट में लखीमपुर की निगासन सीट में जो आरक्षण था उसको लेकर एक रिट दायर की गई थी और उस पर जब सुनवाई हुई तो हाईकोर्ट ने ये कहा था कि जो भी ओबीसी आयोग था उसकी जो रिपोर्ट है उसको 4 दिन में अपने वेबसाइट पर विभाग डाल दे और उसी निर्देश के बाद ये नगर विकास विभाग ने इस पूरी रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया और जब रिपोर्ट सामने आई है 511 पन्नों की ये रिपोर्ट है और इसमें बहुत सारी बातें कही गई हैं। ये भी कहा गया है कि जो चक्रानुक्रम के अनुसार आरक्षण दिया जा रहा था, अभी तक आप देखिए बीते 30 वर्षों से जो निकाय चुनाव में उसको ओबीसी को सही प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा था। उसमें ये भी आंकड़े अब सामने आ गए कि कहाँ किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा ओबीसी आबादी है। पूर्वांचल की अगर आप बात करें तो आधे से ज्यादा वहाँ पर जो आबादी है वो ओबीसी वर्ग की है और इसके अलावा अगर सबसे कम की बात करें तो मध्य उत्तर प्रदेश में आती है और अगर पश्चिम की बात करें तो तकरीबन 35% ओबीसी आबादी है वहाँ पे। बहुत सारे पॉइंटर्स हैं, उसमें बहुत सारी बातें हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से पहले ही चुनाव को इजाजत मिल चुकी है और ऐसे में चूंकि हाईकोर्ट ने कहा था कि इस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए, सरकार तो पहले ही सुप्रीम कोर्ट में पूरी रिपोर्ट दाखिल कर चुकी थी, पर जब हाईकोर्ट का निर्देश आया तो उसके बाद विभाग ने इसे अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया।
बिल्कुल, और अनुभव इसको लेकर अब सियासत होनी भी लाजमी है, क्योंकि जो रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक किया गया। विपक्ष तो पहले से ही हमलावर है, ये कहा जा रहा है कि आरक्षण उचित तरीके से नहीं किया गया। अब मध्य यूपी में ये कहा जा रहा है कि सबसे कम है 27.55% और सबसे आगे है पूर्वांचल। देखिए, जो ओबीसी कमीशन बना, बीजेपी एक तरीके से अपनी उपलब्धि बता रही है। बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि भाई आज से पहले उत्तर प्रदेश में जो भी सरकारें रही, इतने इलेक्शन हो गए, किसी ने इस पर कभी विचार ही नहीं किया, किसी ने ऐसा कराया ही नहीं। हमने तो ओबीसी कमीशन बनाया और उसकी रिपोर्ट के आधार पर हम चुनाव करा रहे हैं। समाजवादी पार्टी बार बार कह रही है कि जो रिजर्वेशन हुआ है, सीटों का जो आरक्षण है वो ठीक नहीं है। यही बात बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी कह दी। लेकिन सवाल ये है कि जब उनकी सरकारें थी तब क्या इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया? तो दोनों ही तरफ से, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, एक दूसरे पर एक जुबानी हमला हो रहा है। बिल्कुल ठीक है, सवाल तमाम उठेंगे दोनों की सरकारों को लेकर कि तब क्यों नहीं इस पर विचार किया गया। शुक्रिया अनुभव पूरी जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।